आज हम एक संगठित व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व हम संगठित यानी कि इंटीग्रेटेड मान सकते हैं, उसके व्यक्तित्व में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं का अध्ययन करने से पहले हम लोगों ने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था। जैसा कि व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते समय हमने देखा था कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार का दर्पण होता है। उस व्यक्ति के व्यवहार में जो भी विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, वो उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ न कुछ इंडिकेट करती हैं या बताती हैं। एक व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व हम संगठित मान सकते हैं, या एक सही व्यक्ति का व्यक्तित्व जो कि सही बातों पर सही रिएक्शन देता है, उनको समझता है, सभी के साथ उसका व्यवहार और समायोजन ठीक प्रकार से चलता है, उसके व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषताएं पाई जा सकती हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। एक संगठित व्यक्तित्व की प्रथम जो विशेषता होती है वह है सामाजिकता, जिसे हम सोशिएबिलिटी कहते हैं। सामाजिकता अर्थात व्यक्ति का समाज में रहना, समाज के लोगों के साथ निरंतर उसका अंतःक्रिया करना, उनकी बातों को समझना और उनके अनुकूल व्यवहार करना। ये तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तब वह अपने साथ एक चीज़ लेके आता है, वह होता है परिवार, और वह परिवार उसे किसी न किसी समाज का हिस्सा बनाता है। तो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जब उसको समाज के बीच में रहना होता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करनी होती है, तो यह एक परम आवश्यक चीज़ हो जाती है कि एक व्यक्ति उस समाज के साथ सही ढंग से अंतःक्रिया कर पाता है, उनकी बातों को समझ पाता है। अतः एक वही व्यक्ति अच्छा और संगठित व्यक्तित्व कहा जा सकता है, जिसके अंदर अपनी बातों को लोगों को समझाने और सामाजिकता से संबंधित समस्त गुण, जैसे कि उनके साथ मिलजुल कर रहना, कुछ चीज़ों को बांट लेना या उनकी मदद करना, ऐसी चीज़ें हो कि वह व्यवहार में ऐसी गुणों को रखता हो कि वह समाज के अंदर अच्छे से रह सके और समायोजित व्यवहार रख सके। अतः एक संगठित व्यक्तित्व के अंदर प्रथम उसकी विशेषता होती है सामाजिकता। अब हम उसकी अगली विशेषता पर आते हैं। उसकी अगली विशेषता होती है सामाजिक चेतना। आत्मचेतना। आत्मचेतना का अर्थ है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अभी जैसा कि हमने जाना कि एक व्यक्ति समाज में रहने वाला प्राणी है, वह समाज के साथ निरंतर अनुक्रिया करता है, लेकिन इस समाज के साथ अनुक्रिया करने से पहले भी व्यक्ति के अंदर अपने खुद के बारे में कॉन्शियसनेस होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति सेल्फ कॉन्शियस नहीं होगा, उसको अपने आप के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, तो वह अपने आप को दूसरों को समझा नहीं पाएगा, या अपनी ज़रूरतों को नहीं समझता हो, अपनी रुचियों को नहीं समझता हो, अपनी आवश्यकताओं और उसको समाज में उसकी क्या स्थिति है उनको नहीं जानता होगा, तो वह एक अच्छे और संगठित व्यक्तित्व के रूप में समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा। इसलिए एक व्यक्ति को समाज में अपनी स्थिति का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है, जिसे हम आत्मचेतना कहते हैं। और आत्मचेतना वाला व्यक्ति ही एक संगठित व्यक्तित्व को परिलक्षित कर पाएगा। व्यक्तित्व से संबंधित इन दोनों बातों को जानने के बाद हम ये जानते हैं कि व्यक्तित्व को लक्ष्य संचालित होना अत्यधिक बहुत आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति यदि उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उसको अपने उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है, उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, उसके निर्णय किस प्रकार होंगे, इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो उसका व्यक्तित्व कभी संगठित नहीं हो पाएगा। व्यक्ति का जब विकास होता है, तो उसके विकास को सुचारू रूप से चलने के लिए उसका एक निर्धारित लक्ष्य होना अति आवश्यक है। जैसे कि यदि हम एजुकेशन प्रोफेशन में आते हैं,
तो हमने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम कहीं ना कहीं शिक्षा के संकाय में ही अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। या तो हम शिक्षक बनना चाहते हैं या हम इसी क्षेत्र में आगे चलकर अपना भविष्य देखते हैं, और इसी लक्ष्य को लेकर हम अपने अंदर उन गुणों को संधारित करने का प्रयास कर रहे हैं जो एक अच्छे और उत्तम शिक्षक के अंदर होने चाहिए। तो एक अच्छे शिक्षक के अंदर जो होने चाहिए वो उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जिनको हम एक्वायर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम अपने लक्ष्य की ओर संचालित हैं। तो अच्छा व्यक्ति जो कि एक शिक्षक के व्यक्तित्व को अच्छे प्रकार से निभा पाए, उसके लिए उसको अपने लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए प्रयासरत रहना आवश्यक होगा, और वही उसके व्यक्तित्व को संगठित कर पाएगा। इसके साथ ही व्यक्तित्व से संबंधित एक अगली जो विशेषता है वह है अभियोजनशीलता। अभियोजनशीलता का अर्थ होता है एडजस्टेबिलिटी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है, उसकी जो आवश्यकताएं होती है, हर समय यह आवश्यक नहीं है कि वो आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, और अगर वो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो उसको अपनी उन इच्छाओं, आवश्यकताओं या उसने जो मन में सोचा है उन लक्ष्यों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समायोजन करने पड़ते हैं। उसकी ये जो समायोजन की क्षमता है उसे हम अभियोजनशीलता कहते हैं। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ ही नहीं, पर्यावरण के साथ भी निरंतर समायोजन में रहता है, तभी वह आगे चल कर के अपने आप को इस जीवन के साथ आगे बढ़ा पाता है और अपने कार्यों को और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। तो एक अच्छे व्यक्तित्व का यह गुण होता है कि वह बहुत अधिक एडजस्टेबल हो और अपने साथ आने वाली समस्याओं, परेशानियों को लेकर वह एडजस्ट कर पाए। यदि व्यक्ति अपने अंदर इस गुण को नहीं रखता है तो वह परिस्थितियों के साथ समायोजित नहीं हो पाएगा, और यह कुसमायोजन उसको आगे चलकर किन्हीं बीमारियों से ग्रसित कर सकता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, जो किसी संगठित व्यक्तित्व के लिए कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि यदि व्यक्ति परिस्थितियों से समायोजन कर लेता है तो वह संतोष की प्राप्ति करता है, और यदि वह संतोष की प्राप्ति कर लेता है अर्थात सेटिस्फाइड है वो अपनी वर्तमान की परिस्थितियों से, तो उसका व्यवहार भी संतुलित होता है अपनी परिस्थितियों के साथ, और ये चीज़ें उसके व्यक्तित्व को संतुलित बनाती हैं। इसके साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए। व्यक्ति जिस परिस्थिति में है, यदि वो उन परिस्थितियों से संतुष्ट हो गया तो वह कभी भी अपने आगे के बारे में नहीं सोच पाएगा। ये तो हम देखते ही हैं कि ये एक साधारणतः व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जो कुछ भी वह प्राप्त कर लेता है, यानी कि एक्वायर्ड चीज़ों से हमेशा उसकी जो आकांक्षाएं होती है ऊपर की तरफ लिफ्ट होती जाती है, और वह अपनी ऊपर वाली आकांक्षाओं के लिए प्रयासरत रहता है। तो व्यक्ति का उच्च आकांक्षाओं का होना और उन आकांक्षाओं के लिए अपने उद्देश्यों को तय करके आगे बढ़ने का प्रयास करना, ये चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व को संतुलित बनाती हैं। विद्यार्थी के लिए तो इन गुणों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि वह अपनी शिक्षा को प्राप्त करता है, अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाता है और अपनी कार्यक्षमताओं का विकास करता चला जाता है, तो वह एक अच्छे विद्यार्थी के व्यक्तित्व को निभा रहा है, और यही उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा। इसके साथ ही अगर व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए संकल्पशील होता है तो उसको उसके लिए दृढ़ होना अत्यधिक आवश्यक होता है। जब व्यक्ति को जीवन पर्यंत अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति से संघर्ष करना है और अपनी संतुष्टि के लिए, अपने विकास के लिए समाज से संघर्ष करना है, तो उसके अंदर संकल्प शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति
अपनी संकल्प शक्ति में निर्बल होगा, जिसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी, वह व्यक्ति कभी अपने लक्ष्यों के लिए अपना 100% दे के उसको प्रयास नहीं कर पाएगा। इसीलिए वह अपने चरित्र में कभी भी दृढ़ नहीं हो पाएगा और उसका व्यक्तित्व विघटित होने लगेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक शिक्षक को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने बालकों के व्यक्तित्व को संगठित बनाने के लिए उनके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति को विकसित करने का प्रयास करें। जब हम व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो एक अत्यधिक आवश्यक पक्ष व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य होता है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसके अंदर कोई व्याधि है या फिर उसके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वह समायोजन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में उसको बाधक होती है। वो जिस व्यक्तित्व का विकास अपने अंदर देखना चाह रहा है, ये चीज़ें उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और साथ ही साथ व्यक्ति तभी एक अच्छा व्यक्तित्व बता सकता है जब उसके अंदर उसके मानसिक स्वास्थ्य भी उसका साथ दे। एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सबसे बेहतर समायोजन को अपने अंदर परिलक्षित करता है। उसकी हर बात में, हर एक्टिविटी में इन दोनों चीज़ों का समायोजन दिखाई देता है। व्यक्ति समाज के अंदर अपने आप को एक अच्छा और कहते हैं कि उसका कार्यशील सदस्य तभी बना पाता है जब वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों से बहुत अच्छा और उत्तम व्यवहार परिलक्षित करता है। और यह एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी भी होती है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ और व्यवस्थित रहे। इन सभी बातों को जानने के बाद एक महत्वपूर्ण बात है कि इनमें से किसी भी पक्ष का होना या ना होना व्यक्ति को हर समय प्रभावित करेगा। तो एक संगठित व्यक्तित्व ही है जो व्यक्ति को एक पूर्ण व्यक्तित्व का मालिक बनाएगा। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से तथा नैतिक रूप से इन सभी रूपों को अपने अंदर आवश्यकतानुसार समायोजित करें और समायोजित करते हुए उनके लिए अनुकूल व्यवहारों का अपने व्यवहार में परिचालन करें। तभी उसके अंदर ये जो व्यवहार हैं वो उसको आगे की ओर संगठित व्यक्तित्व की तरफ लेकर जाएंगे। इन्हीं समस्त गुणों के कारण वुडवर्थ ने हमेशा अपनी व्यक्तित्व की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए यह कहा था कि एक व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। तो समग्र गुण कैसे है कि उसके व्यक्तित्व में समस्त गुणों का होना आवश्यक है। किसी एक गुण के ना होने से भी उसके व्यक्तित्व में उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। इस प्रकार आज हमने ये जाना कि द पर्सनैलिटी इज़ द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर के अंतर्गत जो भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, यदि व्यक्ति अपने अंदर उनको धारण करते हुए उनको अपने व्यवहार में सही रूप में परिलक्षित करता है, उसका समायोजन व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ, पर्यावरण के साथ बहुत अच्छा है, तो वह एक संगठित व्यक्तित्व का मालिक कहा जा सकता है। और एक शिक्षक का यही कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों में संगठित व्यक्तित्व के लिए आवश्यक समस्त गुणों का विकास करने का यथासंभव प्रयास करें। इसी के साथ आज हम अपनी स्टडी को यहीं ख़त्म करते हैं। व्यक्तित्व के मापन से संबंधित विधियों का अध्ययन हम अपने अगले पाठ में करेंगे। धन्यवाद।